Hello students, welcome back once again to your very own channel, that is Math Zone with Pratyusha. So finally we are back, the last time revision class, or you can say one shot class of your class 12 mathematics. So in this class I will try to cover all the concept from term 1 mathematics in a one go. ओके, सो वन शॉट का मीनिंग ही है कि एक क्लास के अंदर हम जितना भी कॉन्सेप्ट हो सके मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को मिनिमम टाइम में ख़त्म करें, ताकि अभी टाइम तो आपके पास ऑब्वियसली होगा नहीं, बट आई होप कि नेक्स्ट 1 आवर अगर आप लोग इस वीडियो को दोगे तो कहीं ना कहीं आप लोग का लास्ट टाइम प्रिपरेशन को बूस्टअप और कॉन्फिडेंट को बूस्टअप करने के लिए ये एक बहुत सही मटेरियल हो सकता है। बट अगर आप लोग का हो गया है मैं तभी भी रिकमेंड करूँगा, और अगर आपका नहीं भी हुआ है तभी मैं रिकमेंड करूँगा। इसलिए मैं बस ये वीडियो को बना रहा हूँ ताकि थोड़ा सा एक बढ़िया सा क्लास को अटेंड करके आप लोग को लास्ट टाइम में जो जो कुछ आप लोगों का मिस हो गया होगा उसको भी आप लोग कवर अप कर सकते हो, अगर आप लोग और 45 से 1 आवर मेरे ये वाला वीडियो को दे रहे हो या फिर ये क्लास को अटेंड कर रहे हो। तो और ज़्यादा देरी ना करके मैं डायरेक्टली क्लास को ही आ जाता हूँ, और क्लास में हमको करना क्या है, हमको सारा चैप्टर्स को रिवाइज करना है। सिलेबस पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। मैथमेटिक्स सीबीएसई क्लास 12 टर्म 1 का हमारा सिलेबस जो होता है उसका जो मार्किंग वेटेज दिया है सीबीएसई के सैंपल पेपर के अनुसार, रिलेशन फंक्शन का आपका 8 मार्क आ रहा है, अलजेब्रे का आपका 10 मार्क आ रहा है, कैलकुलस का आपका 17 मार्क और लीनियर प्रोग्राम का आपका 5 मार्क। वहाँ से अगर मैं अच्छे से डिफाइन कर दूँ तो रिलेशन फंक्शन मतलब आपका 1 एंड 2 को डिफाइन कर रहा है, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। रिलेशन फंक्शन एंड इनवर्स डिविडेंड फंक्शन वो फंक्शन में ही जा रहा है। अलजेब्रा मतलब आपका चैप्टर 3 मैट्रिसेस, चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट में जा रहा है। कैलकुलस मतलब आपका चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड चैप्टर नंबर 6 योर application of derivative and linear LPP, linear program, that is your 12 chapter LPP. So 1 2 3 4 5 6 and 12 मतलब ये 7 चैप्टर आप लोगों का टर्म 1 में आ रहा है, और उसका वेटेज कुछ इस तरह का है कि रिलेशन फंक्शन से 8 मार्क, अलजेब्रा से 10 मार्क, कैलकुलस से 17 मार्क और लीनियर प्रोग्रामिंग से 5 मार्क। टोटल आपका हो गया 40 मार्क। टोटल क्वेश्चन विल बी 50, आउट ऑफ विच यू हैव टू अटेंड 40। सेक्शन ए में 20 से आपको 16 करना है, सेक्शन बी में 20 से आपको 16 करना है, सेक्शन सी में 10 से आपको 8 करना है। टोटल आपको 40 टो करना है। टोटल क्वेश्चन होगा 50 आपको टाइम मिलेगा 1 आवर 30 मिनट्स। एंड बस दैट्स ऑल फॉर योर ओवरऑल पार्ट। डायरेक्टली आते हैं हमारा वीडियो में। कुछ प्रिपरेशन टिप्स अगर हम देखा जाए तो मैं बस क्विकली एक रिवाइज कर देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। थ्योरी में फोकस करेंगे। पहला पॉइंट लिखा गया है, फोकस ऑन योर थ्योरी पार्ट। ओके, थ्योरी दैट मीन्स नोट्स जो मैं बोला था, क्योंकि वो सारा नोट्स सारा एमसीक्यू, आपका एमसीक्यू कैन बी फॉर्म फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द लाइन ऑफ द चैप्टर। कोई भी लाइन से वो एक एमसीक्यू बना सकता है। तो थ्योरी को ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस ऑफ सॉल्विंग एमसीक्यू जितना ज़्यादा हो सके उसको प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा। बहुत इंपॉर्टेंट सा रोल प्ले करता है स्पीड एंड एक्यूरेसी। स्पीड और एक्यूरेसी आप लोग का अगर नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं आप लोग मिस कर जाओगे बहुत सारा कॉन्सेप्ट। लर्न टू आइडेंटिफाई द रॉन्ग आंसर्स, मतलब एलिमिनेट, जो मैंने बोला था एलिमिनेट करना सीखो, क्योंकि अगर आपको लग रहा है ए और डी नहीं होगा उसको एलिमिनेट करो, बचा बी और सी। बी सी से कौन सा मोस्ट रिपीटेड आंसर है उसको चेक करो। एनालिज और परफॉर्मेंस को एनालाइज करने का ट्राई करो जितना हो सके। टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज क्लासेस मतलब एमसीक्यू प्रैक्टिस करके ट्राई करोगे कितना आपका मतलब एवरेज परफॉर्मेंस कितना हो रहा है, हम कहाँ पे हमको इम्प्रूव करना पड़ेगा। प्रैक्टिस थ्रू सैम्पल पेपर, जो तो मैंने पहले से बताया था और नहीं बताऊंगा। सैम्पल पेपर जितना करना था आप लोगों ने कर लिया है, बहुत बढ़िया बात। अटेम्प्टिंग द एमसीक्यूज एंड एग्जाम्स, रीड द पेपर फ्रॉम द बिगिनिंग। बहुत अच्छे से वो जो 20 मिनट्स आपको मिलेगा उसमें आपको बहुत अच्छे से पढ़ के ट्राई करना है कि वहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन को आंसर देने के लिए। रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ेंगे, क्या क्या लिखा है, कहाँ पे क्या पढ़ा है, और क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे। आधा पढ़ के क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे। टिक और सर्कल जहाँ पे करना होगा वेबसाइट में उसको अच्छे से करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम यू नीड टू सॉल्व द एमसीक्यू कंप्लीटली टू द गेट द करेक्ट ऑप्शन। मतलब एक बार क्या होता है ना, एक एक क्वेश्चन में आपको पूरा सॉल्व करना रहता है, तो आप लोग रिवर्स ऑर्डर में मतलब ऑप्शन से एक बार ट्राई करना कि अगर हम ऑप्शन को पुट करने से अगर हमारा वहाँ पे आंसर मिल जा रहा है तो हम रिवर्स ऑर्डर में उसको ट्राई करेंगे, तो ताकि उसमें टाइम आपका कंज्यूम नहीं हो। एज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब तुक्का मार के आ जाना, अगर छोड़ना नहीं है, 2-3 क्वेश्चन आपको नहीं भी आ रहा है तो try to just answer all these questions by using the tukka method, means तुक्का लगा के आना, अच्छे बच्चे की तरह उसको छोड़ के मत आना। बस these are the tips which you
यू नीड टू अप्लाई। देन डायरेक्टली आते हैं हमारा ये सेशन में हम टोटल 7 चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं। तो हार्डली इट विल टेक, मैं ट्राई करूंगा कि इसको 45 मिनट से 1 आवर के अंदर में रखने के लिए, ताकि इतना भी हो गया तो मैक्सिमम, बट मैं पूरा ट्राई करूंगा कि मीन से मीन कॉन्सेप्ट में, मतलब मीन से मीन टाइम में आपको मैक्स टू मैक्स कॉन्सेप्ट दे पाऊँ, ताकि टाइम, इसी के टाइम के अनुसार आप लोग आपका रिवीजन को भी अच्छे से स्ट्रांगली बना सकते हो। तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चैप्टर इज ऑफ आवर स्टैंडर्ड 12 मैथमेटिक्स, इट इज योर रिलेशन एंड फंक्शन। तो डायरेक्टली अगर हम कॉन्सेप्ट में आए तो कॉन्सेप्ट वाइज में जा रहा हूँ कि पहले रिलेशन क्या है। तो पहले देखना है कि आर एक क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए। फिर डोमेन, रेंज, कोडोमेन क्या होता है ये तो आपको पता है। डोमेन आपका जो जहाँ से कनेक्ट होता है, जो जो एक्स का एलिमेंट होता है उसको डोमेन बोलते हैं। रेंज जो जिसके साथ वो कनेक्ट होते हैं, और कोडोमेन सारा एलिमेंट बी सेट का कोडोमेन होते हैं। रेंज हमारा बी होता है, कोडोमेन हमारा डोमेन हमारा ए होता है। बी इज कॉल्ड द कोडोमेन, ए इज कॉल्ड द डोमेन, एंड जो जो एलिमेंट्स कनेक्ट है उसको हम रेंज बोलते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशंस में अगर देखेंगे कि ये सारा क्वेश्चंस भी अराइज हो सकता है, तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में पहला आपको देखना है, टाइप्स ऑफ रिलेशन में फर्स्ट वन इज योर एम्प्टी रिलेशन, जहाँ पे कोई रिलेशन बनता नहीं। यूनिवर्सल सारा रिलेशन बनता है। आइडेंटिटी खुद का ए होना चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। सपोज 1 2 3 इज देयर, दैट मीन्स 1 1 2 2 3 3 इज द आइडेंटिटी। 1 1 2 2 नहीं होगा कि 1 1 2 2 3 3 4 4 नहीं होगा। 1 1 2 2 3 3 इज द आइडेंटिटी। रिफ्लेक्सिव में लेकिन आप लोग उसके साथ भी एक्स्ट्रा लगा सकते हो, बट 1 2 3 अगर है तो 1 1 2 2 3 3 मस्ट बी देयर। उसके साथ अगर कोई है ना है मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्री का क्या ना, अगर ए बी है तो बी ए मस्ट बी प्रेजेंट देयर। ए बी अगर है तो बी ए को ढूंढना है, अगर ए बी नहीं है तो ढूंढना नहीं है, चुपचाप चले जाना है। बट ए बी अगर है तो बी ए को ढूंढना है। अगर बी ए है तो सिमेट्रिक, अगर नहीं है तो नॉट सिमेट्रिक। और मैं ये क्लास को थोड़ा ज़्यादा क्विकली खींचने का ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप रिवाइज कर रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट वाइज पूरा डिटेल में नहीं पढ़े। तो जो जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ आप लोग बस उसको एक कॉपी में मार्क करते चलो कि हाँ हाँ ये हमको आता है। जो जो नहीं आता उसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना। ट्रांजिटिव में अगर ए बी, और अगर ट्रांजिटिव में क्या होता है ना, अगर ए बी है बी सी है तो ए सी आपको चाहिए। अगर ए बी है और बी सी नहीं है वैसे रिलेट करने वाला, तो आपको ए सी ढूंढना नहीं है। तो वहाँ पे आपको स्पेशल केस में उसको ट्रांजिटिव लिखना है। ये बच्चे मिस कर जाते हैं, उसको मैंने बता दिया। इक्विवेलेंस मतलब अगर एक सारा कुछ आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हो जा रहा है, उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। फंक्शंस का बात करें तो फंक्शन में आपको मैंने बोला था कि फंक्शन में आपका सारा कोई यहाँ से कनेक्ट होना चाहिए, सारा का यूनिक इमेज फॉर्म होना चाहिए। और जहाँ पे वो कनेक्शन लगाएंगे पहला सेट से उसको डोमेन, जहाँ पे वो कनेक्ट होंगे उसको रेंज, और टोटल सेट को हम को डोमेन बोलते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन में यहाँ पे आपका वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। वन वन फंक्शन में क्या होता है ना, आपका एफ ऑफ एक्स वन इक्वल एफ एफ टू हुआ तो एक्स वन एक्स टू, अगर एक्स टू हम दिखा दे रहे हैं तो वन वन फंक्शन हो रहा था। या फिर अगर हम ऐसे हुए में जाएंगे तो यहाँ पे सारा का को डोमेन का सारा का यूनिक प्री इमेज फॉर्म होना चाहिए। अगर यहाँ से एक से ज़्यादा प्री इमेज फॉर्म हो गया तो वो वन वन नहीं होता था। वैसे मैनी वन फंक्शन में क्या होता था ना, मैनी वन में आपका मैनी जाके वन के साथ कनेक्ट होता, तो इसका बहुत सारा प्री इमेज मिल सकता है, उसको मैनी वन बोलते थे। ऑन टू का क्या ऐसा कॉन्सेप्ट, ऑन टू का कॉन्सेप्ट था कि यहाँ पे जितना भी एलिमेंट है सारा कोई कनेक्ट होना चाहिए, मतलब सारा का यूनिक यूनिट फॉर्म होना चाहिए। एक ऐसा अगर कोई बच जाता है जिसका नहीं है उसको हम ऑन टू नहीं बोल सकते। और इनटू का क्या है ना, ऑन टू अगर वो ऑन टू नहीं होता था वो इनटू हो जाता था। तो मतलब यहाँ पे दो टू सेट है, अगर यहाँ पे कुछ एलिमेंट है और यहाँ पे ये कनेक्ट नहीं है, फिर इसका प्रीमेज नहीं है, तो भी इसको हम इनटू बोलते थे, बट ऑन टू नहीं बोलेंगे। वन वन एंड ऑन टू अगर हो जाता था उसको हम क्या बोलते थे बच्चों, बाइजेक्टिव फंक्शंस बोलते हैं। लास्ट ऑफ द वीडियो में मैं बता दूंगा नंबर जो निकालते थे वो कैसे निकालेंगे। तो इनटू ऑन टू में जो जो पॉइंट बोल रहा हूँ उसको थोड़ा सा अच्छे से आपके नोट से भी अपेयर कर देना। सो दैट्स ऑल फॉर योर रिलेशन फंक्शन पार्ट, जिसमें कि मैंने सारा कुछ कॉन्सेप्ट्स कवर कर दिया। और क्या क्या कॉन्सेप्ट आपको देखना है आप लोग वहाँ से मार्क करके उसको थोड़ा सा अच्छे से, जो जो कॉन्सेप्ट में आप लोगों को कन्फ्यूजन है उसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। ITF इज आवर चैप्टर नंबर 2 ऑफ आवर सीक्वेंस एंड चैप्टर 2 इन आवर NCERT ऑल्सो। चैप्टर 2 में आप लोगों को तो पहले तो सबसे बड़ा कि ये टेबल आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना पड़ेगा। ये टेबल अगर आप लोगों के पास अभी याद नहीं है तो जल्दी से जाके बच्चों इसको याद रख लो, क्योंकि ये टेबल आप लोग का कहीं ना कहीं आप लोगों को लास्ट टाइम सेविंग में बचा सकता है। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉसेक, सेक और कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन आपको याद रखना है। साइन और कॉस का हमेशा याद रखना सेम रहता है, कॉसेक सेक का सेम रहता है, टैन और कॉट का सेम रहता है, ठीक है। और वैसे ही अगर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का बात करेंगे तो साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स एंड टैन इनवर्स उनका लगभग सेम रहता है, -π/2 से π/2। बस साइन में क्लोज रहता है, टैन में ओपन रहता है, और कॉसेक में -0 करना पड़ता है क्लोज से, क्योंकि जीरो में वो अनडिफाइंड होता है। वैसे ही कॉस इनवर्स में 0 से पाए
सेक इनवर्स उसका रेसिप्रोकल में जीरो से पाई से पाई बाई टू को माइनस करेंगे क्यों अनडिफाइंड रहेगा, और कॉट में जीरो से पाई का ओपन, यहाँ पे क्लोज यहाँ पे ओपन, बस इतना को याद रखना है, इसको याद रख के ही जाना है, जिसका याद नहीं है अभी तक याद रख लेंगे, अगर जिसका याद है और एक बार रिवाइज कर लेंगे। इज दैट क्लियर? उसके साथ ही ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल यहाँ पे तो लिखा नहीं है, बट ट्रिगो टेबल में हाईली रिकमेंड करूंगा आप लोग जाके आपका जब भी आपको मिलेगा आपका रफ सेट, वहाँ पे ट्रिगो टेबल मतलब 30 से 90 तक एटलीस्ट, 0 30 90 0 30 45 60 90 उसको भी लिख देंगे, तो वहाँ से जो भी वैल्यू कहीं पे प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का बोला, क्योंकि आपका 2.1 नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोगों को प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का पूछेगा, वो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए वो वाला बहुत ही हेल्पफुल चीज़ रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, और नोट दैट कॉन्सेप्ट कि साइन इनवर्स एक्स डजंट मीन इट इज साइन एक्स का होल इनवर्स, या फिर साइन इनवर्स एक्स डजंट मीन साइन इनवर्स का वन बाई एक्स, या फिर साइन इनवर्स एक्स डजंट मीन इट इज वन बाई साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स मीन साइन इनवर्स एक्स, इट इज़ नथिंग रिलेटेड टू दिस थ्री कॉन्सेप्ट। इज दैट क्लियर? तो इसको थोड़ा सा नोट डाउन करके रखेंगे। ये तो प्रॉपर्टी वाला पार्ट है, ये तो एक्चुअली में प्रॉपर्टी में नहीं आना चाहिए, बट फिर भी याद रख लेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में कहीं ना कहीं ये वाला सब कुछ यूज हो रहा था कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा कॉस इनवर्स कॉस, तो सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा, और बट वहाँ पे कंडीशन क्या था ना, थीटा मस्ट बी बिलोंग्स टू इट्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, तो उतना याद रख के इसको करना है। बाकी ये सारा फॉर्मूला मैंने यहाँ पे इसका पीडीएफ दे दूंगा नीचे, आप लोग यहाँ पे डाउनलोड कर लेना, और जो ये तो आपको पता है साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन और साइन कॉसेक और टैन का वो नेगेटिव ही रहता है, बट कॉस आपका कॉट और सेक का उसका पाई माइनस करना पड़ता है, ये तो आपको याद होगा, ट्रायो मैंने बताया था, साइन कॉसेक और टैन का एक रहता है, कॉस सेक और कॉट का एक रहता है, कॉस सेक और कॉट का पाई माइनस दैट वैल्यू करना पड़ेगा, और साइन टैन और कॉसेक का डायरेक्टली माइनस ऑफ दैट वैल्यू करना पड़ेगा, ये तो याद ही होगा। फिर दैट इज ऑल अबाउट योर चैप्टर 2 ऑल्सो, बट यहाँ पे पी वी बी मतलब प्रिंसिपल वैल्यू बनाना चाहिए, मैंने बताना भूल गया, हाँ बताया तो था यार, पी वी बी प्रिंसिपल वैल्यू याद रखना है, तो चैप्टर 2 के इतना ही है, बाकी सारा ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल बस आप लोगों को करना है। मैट्रिसेस का बात अगर करेंगे तो मैट्रिसेस में बच्चों आप लोगों को बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बट मैट्रिसेस से ज़्यादा क्वेश्चंस आने का भी चांसेस रह जा रहा है, तो मैट्रिसेस में आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा कि मैट्रिसेस होता क्या था, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जब मैं मैट्रिसेस का यहाँ पे आपको एमसीक्यू करवाया था, यहाँ पे आपको बता दिया था, फिर भी और एक बार देख लो, एम क्रॉस एन को ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बोलते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में अगर देखेंगे तो पहले आता है रो मैट्रिक्स, जिसमें कि एक रो होता है, फिर आता है कॉलम मैट्रिक्स जहाँ पे कि एक कॉलम होता है, जीरो मैट्रिक्स जहाँ पे सारा जीरो रहता है, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसका एम और एन इक्वल होता है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट कुछ भी रहना चाहिए, 1 2 3 कुछ भी रहे, बट डायगोनल मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट आपका जीरो होना चाहिए। स्केलर में क्या होना चाहिए, सेम एलिमेंट होना चाहिए, लाइक 4 0 0 0 4 0 0 0 4, मतलब डायगोनल में कुछ सेम एलिमेंट रहना चाहिए, चाहे 4 रहे, चाहे 5 रहे, चाहे 9 रहे। और यूनिट या फिर आइडेंटिटी मतलब 2 क्रॉस 2, अगर कहीं पे I2 लिखा है मतलब 1 0 0 1 होता है उसका आइडेंटिटी, यहाँ पे कहीं पे I3 लिखा है तो 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 होता है, समझ में आया? सो दिस द आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स यू कैन से। इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिक्स, तो यहाँ से क्वेश्चन आने का बहुत सारा चांस है कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो ऑब्वियसली उनका ऑर्डर तो सेम ही रहेगा, और ऑर्डर सेम रहने के साथ उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी हमेशा इक्वल रहेगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिक्स, ये तो आपको पता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सेम करना है, बट ये बात आपको याद रखना है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में आपका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स दोनों का सेम रहना चाहिए। अगर एक का 3 क्रॉस 2 है, एक का 2 क्रॉस 3 और एडिशन करने बोला होगा तो दैट डज नॉट एग्जिस्ट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, मतलब कोई भी एक स्केलर क्वांटिटी या फिर कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करने से वो जाके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और k इंटू ए इक्वल टू के को हम बाहर निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम विल बी देयर। नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स मतलब अगर मैं -1 मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब जो भी एलिमेंट्स होगा कॉरेस्पॉन्डिंग का सारा का नेगेटिव हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस, मतलब बेसिकली हम -1 अगर मल्टीप्लाई कर देंगे सारा कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट में, तो दैट मैट्रिक्स विल बी चेंज टू नेगेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स। प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लिकेशन में के इंटू ए प्लस बी, अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, के इंटू ए प्लस बी में आप के ए प्लस के बी कर सकते हैं, के वन प्लस के टू इंटू ए करने से के वन ए प्लस के टू ए कर सकते हैं, के आई इंटू ए दैट इज के आई इंटू ए, मतलब एसोसिएटिव लॉ या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सारा कुछ आप लोग प्रॉपर्टी में डिफरेंस मल्टीप्लिकेशन में यूज कर सकते हो जब आप स्केलर को मल्टीप्लाई करें। डिफरेंस में भी सेम कॉन्सेप्ट इज देयर कि आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम रहना चाहिए, फिर आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ। मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स में आपको पता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स में अगर ये आपको ध्यान में रखना है हमेशा कि ए यहाँ पे है, यहाँ पे बी है, ए का अगर है ए क्रॉस बी, बी का है सपोज बी क्रॉस सी, तो यहाँ पे ये बी और बी हमेशा सेम रहना चाहिए, ये नहीं सेम रहेगा तो आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, और रिजल्टिंग मैट्रिक्स आपका ए क्रॉस सी में आएगा। तो बस ये को ध्यान रखना, ये दोनों हमेशा सेम रहेगा, और रिजल्टिंग मैट्रिक्स आपका ए क्रॉस सी में आएगा। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? तो मैं जो जो पॉइंट बोल रहा हूँ उसको, मतलब यहाँ पे तो आपको पीडीएफ में सारा कुछ मिल जाएगा, नोट्स में भी आपको सारा कुछ मिल जाएगा, जो बट मुझे जो पॉइंट्स बोल रहा हूँ वो पॉइंट्स को आप लोग को रिवाइज करना है। और अगर आप कोई पॉइंट मिस किए हो अभी तक तो जाके और एक बार उसको रिवाइज कर लेना है एनसीईआरटी से। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ जितना जल्दी हो सके, क्योंकि टाइम अभी परमिट नहीं करेगा आपको और बाकी भी रिवाइज करना है, तो जितना कम टाइम में मैं इसको कंप्लीट करूँगा उतना आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। तो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स ए बी इंटू सी करना जो रहेगा, ए इंटू बी सी करना रहेगा, ए इंटू आई इक्वल टू आई इंटू ए करना से वही रहेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव में ए इंटू बी प्लस सी में ए बी प्लस ए सी करना वही रहेगा। नॉन को इसको छोड़ो। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स तो आपको पता है, कॉलम चेंजेस टू रो, रोज चेंजेस टू कॉलम, उसको हम ए डैश भी लिखते हैं, ए टी भी लिखते हैं, ए सी भी लिखते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कहीं पे कोई सा नोटिफिकेशन लिखा होगा आपको पता नहीं होगा क्या है, और आप लोग टीचर से पूछोगे तो वो कुछ नहीं हेल्प कर सकते, तो उससे पहले ही सारा कुछ क्लियर होकर जाने ही बेहतर रहेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज और मैट्रिक्स, ये चारों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चारों पॉइंट को ध्यान से याद रखना है आपको। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमेशा ए होता है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज विल बी ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, माइनस में भी सेम, के इंटू ए का होल ट्रांसपोज विल बी के इंटू ए ट्रांसपोज वेयर के इज एनी कांस्टेंट, ए बी का होल ट्रांसपोज विल बी रिवर्सल रो, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ए बी का होल ट्रांसपोज विल बी पहले बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, क्योंकि कम्यूटेटिव नहीं होता मल्टीप्लिकेशन, तो इसलिए ध्यान में रखना है। सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सिमेट्रिक का मतलब होता है ए ट्रांसपोज अगर ए के साथ इक्वल है तो सिमेट्रिक, ए ट्रांसपोज अगर नेगेटिव ऑफ दैट ए के साथ इक्वल है, मतलब उसका नेगेटिव के साथ इक्वल है, तो वो हो गया आपका स्क्यू सिमेट्रिक। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक, ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक होता है, बट ए माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। और एक कोई भी मैट्रिक्स को हम ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज के रूप में लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी शॉर्ट क्वेश्चन में बोल सकते हैं, एंड एनी मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ डैश एंड डैश, तो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैंने बोला ना नोट्स में ही आप लोगों का एमसीक्यू बन सकता है, तो ये सारा नोट्स को अच्छे से पढ़ना है। इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, आप लोगों को लगता है कि इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स नहीं है, बट इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स है, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन नहीं है, बट इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स में आप लोगों को ये याद रखना है कि अगर ए बी इक्वल टू आई है, तो दो ए को बी का इनवर्स बोलेंगे, या फिर बी को ए का इनवर्स बोलेंगे। वी कैन राइट बी इक्वल टू ए इनवर्स और ए इक्वल टू बी इनवर्स। Inverse of a square matrix exists if it is unique. A rectangular matrix does not possess inverse, obviously rectangle का नहीं होगा, और ए बी का होल इनवर्स विल बी इनवर्स इनटू एन, जैसे ट्रांसपोज का था ए बी का होल ट्रांसपोज विल बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, जैसे ए बी का होल इनवर्स विल बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। दैट्स ऑल फॉर योर मैट्रिक्स पार्ट, एंड आई होप सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बस और एक बार बस रिवाइज कर देना एनसीईआरटी का समरी से। डिटर्मिनेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इजिएस्ट चैप्टर। डिटर्मिनेंट में आपको जैसे डिटर्मिनेंट निकालना रहता है, जहाँ पे कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करके उसको लिखना रहता है, 3x3 में आपको एलिमिनेट करके करना रहता है। एक्सपेंडिंग थ्रोज, कोई भी आप रो कोई भी कॉलम से एक्सपांड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम विल बी देयर, बस ध्यान में रखना है। ऑर्डर 1 का नॉर्मली वही वैल्यू रहेगा, ऑर्डर 2 का ए वन इंटू ए टू माइनस ए टू इंटू ए1 है। डिटरमिनेंट 3x3 का मतलब आपको एक्सपांड करके कोई भी रो में बस आपको साइन रखना है याद, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये आपको याद रखना है, ये इसके देके आप एक्सपांड कर सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर दैट, यहाँ पे प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है आपका डिटर्मिनेंट में, तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे कि मल्टीप्लाइंग बाय ए डिटर्मिनेंट बाय के मीन्स वहाँ पे आप आइदर एनी रो या फिर एनी कॉलम को मल्टीप्लाई करो, ना कि मैट्रिसेस की तरह हम सारे में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। के इंटू ए का होल डिटर्मिनेंट जब निकाल रहे, जब वो के को आप निकाल रहे हो तो उसका एन पावर के साथ आपको निकालना पड़ेगा। मैट्रिक्स में क्या होता था ना, एक डायरेक्टली कॉमन चला जाता है, बट डिटर्मिनेंट में आपको अगर उसको निकालना है तो के टू देयर एन करके उसको निकालना पड़ेगा। सपोज जो 3x3 का मैट्रिक्स है, एन इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज जीरो, देन द वैल्यू ऑफ सर मतलब कहीं पे भी कोई भी रो और कोई कॉलम में आपको 0 0 0 दिख रहा है, तो वो डायरेक्टली द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट विल बिकम 0। बाकी तो प्रॉपर्टी आपका यूज नहीं है। एरिया ऑफ द ट्राइंगल बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट डिटरमिनेंट इक्वल टू हाफ इनटू x1 x2 x3 एक y1 y2 y3 1 1 1 करके आप एरिया ऑफ द डिटरमिनेंट एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकाल सकते हो, वेयर ए बी सी आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द 3 वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? देन डिटरमिनेंट का हो गया, कहाँ पे गया डिटरमिनेंट, हाँ, एंड द बाय एक्सपांडिंग द फॉर्मूला विल बी के, ये जो हमने 10 में पढ़ा था। एरिया इज पॉजिटिव क्वालिटी, सो वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, तो एब्सोल्यूट वैल्यू लिया था। इफ एरिया इज गिवन देन बोथ यूज, हाँ ये बात याद रखना कि जब भी एरिया गिवन होगा तो आप सपोज एरिया 3 स्क्वायर यूनिट दिया है तो यू हैव टू टेक प्लस और माइनस 3 स्क्वायर यूनिट, तो के का आपका 2 वैल्यू निकलेगा। समझ में आया सबको? कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ द 3 पॉइंट, मतलब अगर कोलिनियर कब होगे, कोलिनियर का मतलब एक स्ट्रेट लाइन में अगर रहते हैं, तो कोलिनियर का मतलब अगर एरिया का थ्रू हम देखेंगे तो अगर एक ट्राइंगल का एरिया 0 होता है तो उसको हम वो 3 पॉइंट को कोलिनियर बोलेंगे। तो अगर कहीं पे पूछा है कि तीनों कोलिनियर है कि नहीं, तो उसका एरिया को निकाल दो और उसको 0 दिखा दो, अगर 0 है तो कोलिनियर, अगर नहीं है तो नहीं है। तो एमसीक्यू में ऐसा पूछ सकता है कि
अगर एक एरिया जीरो है तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो ऑब्वियसली दिस पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर पॉइंट्स। ये बात को आपको याद रखना है। तो कोलिनियर वाला कॉन्सेप्ट को और एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेना। माइनर आपको पता है, माइनर जैसे कोई भी एलिमेंट का निकाल लो, उसका रेस्पेक्टिव रो रेस्पेक्टिव कॉलम को कैंसिल करो, जो बचा उसका डिटरमिनेंट निकाल दो, विल गेट द आंसर। तो उस रेस्पेक्टिव माइनर निकाल देंगे। कोफैक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है ना, माइनर निकालने के बाद हम वहाँ पे क्या कर देंगे ना, -1/i+j इंटू दैट माइनर एलिमेंट कर देंगे, तो विल गेट द एलिमेंट। तो याद रखना है कि जब भी ऐसे 1 1 रहेगा तो इसको ऐड करेंगे तो 2 हो रहा है, तो अगर इवन पावर आया तो वो प्लस मतलब प्लस में रहेगा। अगर 1 2 आ रहा है तो 1 + 2 3 आ रहा है, जो कि ऑड पावर है, तो -1 का ऑड पावर इज नेगेटिव, तो नेगेटिव उसका नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस में आपको क्या ध्यान रखना है, सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब ऐसा डिटरमिनेंट जिसका वैल्यू जीरो हो जा रहा है वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, जिसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं हो रहा है उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स आपको पता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज निकाल दे रहा हूँ तो वो होता है एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। आपको पता है 2 × 2 में एक शॉर्टकट है कि अगर वन ऐसे कुछ है 1 2 3 4 है और इसका आपको एडजॉइंट निकालना रहेगा, तो ये दोनों के इंटरचेंज करना है, इन दोनों का साइन चेंज करना है, इट विल बिकम 4 -2 -3 एंड 1। सो दिस इज द शॉर्टकट मेथड टू फाइंड आउट द एडजॉइंट ऑफ ए 2 × 2, बट 3 × 3 में आपको पूरा एक्सपांड करके पढ़ना है, मतलब कोफैक्टर निकालना है, उसका ट्रांसपोज निकालना है, फिर उसका ट्रांसपोज निकालना है, विल गेट द आंसर। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स में ये सारा प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, इसको बहुत अच्छे से रीड करके और इसको रिवाइज करके जाएंगे एनसीटी में मैं, कि एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू एडजॉइंट ए का होल ट्रांसपोज, एडजॉइंट का के इंटू ए, दैट इज के बाहर चला जाएगा तो n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए बी विल बी एडजॉइंट ऑफ वी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये बात याद रखना है, एडजॉइंट ऑफ ए, ये जो फोर्थ वाला पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Adjoint of A का determinant will be determinant A का n-1 where A determinant must not be equal to 0. Adjoint into adjoint of A का determinant will be adjoint of n-1 का whole square, adjoint of n-1 का whole square where determinant A is not equal to 0, adjoint into adjoint A equal to ये वाला प्रॉपर्टी। मतलब ये 6 के 6 प्रॉपर्टी अच्छे से याद रखें और कहाँ पे क्या यूज होगा इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको। समझ में आएगा बच्चों। इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ये तो आपको पता ही है, व्हाट इज द फॉर्मूला, वन सॉरी इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये बात भी आपको याद रख के करना पड़ेगा। समझ में आ गया। यहाँ पे लिखा होगा जो, हाँ ये यहाँ पे लिखा भी है कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए वेयर इट मस्ट बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि सिंगुलर होने से डिटरमिनेंट ए जीरो हो जाएगा और जीरो होने से 1/0 अनडिफाइंड, तो उसको नॉन सिंगुलर ही रहना है। उसका भी प्रॉपर्टी इसका भी प्रॉपर्टी, बस डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टीज थोड़ा याद रखना है ज़्यादा करके। ए इनवर्स का इनवर्स विल बी ए सॉरी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज विल बी ए ट्रांसपोज का इनवर्स सॉरी इनवर्स ए इनवर्स का इनवर्स विल बी ए ट्रांसपोज का इनवर्स विल बी ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ए इंटू ए इनवर्स विल बी ए इनवर्स इंटू ए, दैट इज आई। ए बी का होल इनवर्स विल बी बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट विल बी ए का माइनस ए डिटरमिनेंट का इनवर्स, के इंटू ए इनवर्स विल बी 1/k इंटू मतलब के टू द पावर चलाएगा तो वो 1/k हो जाएगा। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम लीनियर इक्वेशन, ये तो ऐसे नॉर्मली आएगा नहीं, बट आएगा अगर बड़ा वाला 3 मतलब लॉन्ग क्वेश्चन है ना, तो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो कोफिशिएंट को ए लेना है, वेरिएबल्स को बी लेना है और कांस्टेंट को सी लेना एक्स लेना, सॉरी कोफिशिएंट को ए लेना है, वेरिएबल्स को एक्स लेना है और कांस्टेंट को बी लेना है, फिर ए एक्स इक्वल टू बी फॉर्मेट में लिखना है। तो अगर ए एक्स इक्वल टू बी हुआ तो एक्स विल बी ए इनवर्स इंटू बी, फिर ए इनवर्स निकालना है बाय यूजिंग दैट इनवर्स वाला मेथड, बी तो होगा और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई जेड का वैल्यू वहीं से निकल जाएगा। तो अगर 2 × 2 ऐसा दिया कुछ तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आप लोग ऐसे एलिमिनेशन मेथड में ही करके उसका वैल्यू निकाल दें, जैसे 10 में करते थे, क्योंकि वो थोड़ी देखेगा कि डिटरमिनेंट में आप कर रहे हो कि नहीं, बट 3 × 3 का तो आपको सीखे नहीं हो तो उसका उसमें आपको करना पड़ेगा। ठीक है। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर योर, क्योंकि 17 मार्क यहाँ से 5 और 6 चैप्टर से आ रहा है। कंटिन्यूस फंक्शन अगर आपका लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल एफ ऑफ सी आ रहा है एट दैट पॉइंट अगर कंटिन्यूस हुआ, या फिर अगर कंडीशंस में दिया रहेगा तो एल एच एल मस्ट बी इक्वल टू आर एच एल मस्ट बी इक्वल टू फंक्शन एट दैट पॉइंट, तो वहाँ पे आपको कंटिन्यूस बोला जाता है। यहाँ पे कुछ कंटिन्यूस फंक्शन को आपको याद रख लेना जो कि आपको हेल्पफुल रहेगा कहीं पे किसी को डिफाइन करने के लिए, वो डायरेक्टली बोला होगा कंटिन्यूस है कि नहीं। सम बेसिक कंटिन्यूस फंक्शन विल बी यहाँ पे लिखा है, एवरी कॉन्स्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूस, ये तो आपको याद होगा। आइडेंटिटी function is continuous, every rational function is continuous, every polynomial function is continuous, modulus function is continuous, all trigonometric functions are continuous in their domain, उनके डोमेन में वो सारे कोई कंटिन्यूस होते हैं। अलजेब्रा में अगर f एक कंटिन्यूस फंक्शन है, g एक कंटिन्यूस फंक्शन है, उसका प्लस भी एक कंटिन्यूस होगा, उसका माइनस भी एक कंटिन्यूस होगा, उसका सॉरी बच्चों, हाँ मुझे पता चल गया, हमारा 90% खत्म हो गया, थैंक यू सो मच। हाँ
तो यहाँ पे उसका माइनस भी कंटिन्यूस होगा, उसका मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूस होगा, उसका डिवाइड भी कंटिन्यूस होगा, बट जी ऑफ एक्स मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि जी जीरो होने से वो कंटिन्यूस मतलब वो अनडिफाइंड हो जाएगा। यहाँ पे फॉग गॉफ वाला तो आप लोग का नहीं है, बट इसको याद रखना है कि अगर दो कंपोजिशन फंक्शन है नहीं, अगर एफ और जी दो कंटिन्यूस फंक्शन है तो उनका कॉम्पोजिशन भी एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा, ठीक है। फिर डिफरेंशियबिलिटी में, डिफरेंशियबिलिटी का फॉर्मूला याद रखना है आपको। डिफरेंशियबिलिटी का फॉर्मूला क्या था, और एल हॉस्पिटल तो आपको बताया था, उसको नहीं बता रहा। जहाँ पे भी आपको 0/0 फॉर्म दिखेगा वहाँ पे एल हॉस्पिटल लगा के वहाँ पे ऊपर का डेरिवेटिव बाय नीचे का डेरिवेटिव, यू बाई भी नहीं लगाना, अलग अलग डेरिवेटिव करके उसको तब तक करना है जब तक आप लोग का 0/0 फॉर्मेट हट नहीं रहा, और जब निकल जाएगा वो डायरेक्टली आंसर निकल जाएगा। डिफरेंशियबिलिटी में हाँ मुझे पता चल गया, मेरा खत्म हो गया, थैंक यू सो मच। ओके, सो डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए उसका एल एस डी मस्ट बी इक्वल टू आर एस डी होना चाहिए। एल एस डी के लिए लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई माइनस एच मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई एच। अगर ये हो गया तो वो दोनों पॉइंट अगर एल एस डी और आर एस डी दोनों पॉइंट में इक्वल हो गया तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट में वो डिफरेंशियबल हो जाएगा। डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट में डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, डेरिवेटिव निकालने के लिए। तो डेरिवेटिव में तो वैसा कुछ थ्योरी नहीं है, बट सारा डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपको याद रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बस एक बार रिवाइज करता हूँ। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, एक्स टू देयर एन का एन इंटू एक्स टू एन माइनस वन, सी ए इंटू एक्स टू एन माइनस सी एन एक्स टू एन माइनस वन, मतलब सी से कांस्टेंट बाहर चलेगा। साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स का माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, ई टू देयर एक्स का ई टू दी पावर एक्स। समझ में आ गया बच्चों, बहुत बढ़िया। मैं क्विक रिवीजन कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरे डिटेल में बताऊंगा, इसलिए आपको बस बता दे रहा हूँ कि क्या क्या आपको देखना है। ए टू देयर एक्स लॉग एक्स का 1/x, बट लॉग एक्स ए का 1/x लॉग ए, ठीक है। और ये बेस चेंज प्रॉपर्टी हमेशा याद रखना कि लॉग ए बी होगा तो ये ऊपर में चला जाएगा लॉग बी डिवाइडेड बाई लॉग ए। ये बच्चे हमेशा रॉन्ग करते हैं, इसका बेस हमेशा ई रहेगा, तो ये प्रॉपर्टी पूरा नोट डाउन करके रखना। ज़्यादातर बच्चे इसको भूल रॉन्ग करके आते हैं। लॉग बी बेस ये होगा तो लॉग बी बाई लॉग ए, बस बेस उनका ई हो जाएगा, तो इसमें से आप डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हो। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव में ये तो आपको एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बस वो डेरिवेटिव को सेपरेट कर देना है। बट यू भी प्रोडक्ट रूल में आपको यू इंटू डेरिवेटिव वी प्लस वी इंटू डेरिवेटिव यू, कोसेंट रूल में वी इंटू डेरिवेटिव यू माइनस यू इंटू डेरिवेटिव वी बाई नीचे का स्क्वायर दैट इज वी का स्क्वायर, कोसेंट रूल। डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिशन फंक्शन में आपको क्या करना है, मतलब कॉम्पोजिट फंक्शन में आपको क्या करना है, वाई इक्वल एफ ऑफ यू इक्वल, मतलब चेन रूल, हमारा जो चेन रूल था। मैं और इतना यहाँ पे जो लिखा है थ्योरी पार्ट में बदलना, चेन रूल तो आपको आता है, चेन रूल को एक बार देख लेना। इम्प्लिसिट फंक्शन में आपको क्या करना रहता है, नॉर्मली आप फंक्शंस को डायरेक्टली डिराइव कर देना, वहाँ पे वाई का फॉर्मेट में ना रख के जो जैसे भी है, मतलब ए एक्स प्लस बी इक्वल टू सी है तो ए एक्स को डायरेक्टली डेरिवेटिव बी ए वाई को, तो बट जहाँ पे वाई है वहाँ पे बस आपको देखना है कि डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है कि नहीं। तो मैं पूरा पढ़ा नहीं रहा, इसलिए आपको बस याद दिला दे रहा हूँ कि आप लोग जब भी जहाँ पे किए होगे आपके नोट्स में आप लोग जाके रिवाइज कर सकते हो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। साइन इनवर्स इसका 1/1 माइनस स्क्वायर, कॉस इनवर्स इसका -1/1 माइनस स्क्वायर, टैन इनवर्स इसका 1/1 प्लस स्क्वायर, कॉट इनवर्स का -1/1 प्लस स्क्वायर, सेक इनवर्स इसका 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट ओवर, कॉसेक इनवर्स का -1/x इंटू x1 माइनस, मतलब ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, इसको थोड़ा सा याद रखना है। समझ में आ गया बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू ये पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन जो हमारा था। अच्छा पैरामीटर तो यहाँ पे ये क्या है, डियाबेटिक्स, हाँ मतलब ये वही विथ रिस्पेक्ट टू है, मतलब अगर एक फंक्शन दिया है साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स, तो यहाँ पे क्या करना है, नहीं यहाँ पे आपको डी बाई डी एक्स निकालना है, यहाँ पे आपको डी जेड बाई डी एक्स निकालना है, फिर ये दोनों को डिवाइड कर देना है, मतलब साइन एक्स डिवाइडेड, क्योंकि ये दिस रिस्पेक्ट टू दिस दिया, इस टाइप का क्वेश्चन में आ रहा है। लॉगरिथम फंक्शन में आपको पता है यू अगर एक फंक्शन टू दी पावर फंक्शन होगा तो वहाँ पे आपको लॉग अप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा आपका वाई लॉग एक्स। लॉग का प्रॉपर्टी तो मैंने बोला था, लॉग का प्रॉपर्टी देख लेना। एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी होता है वो तो मैंने बोला, लॉग ए बेस बी ऐसे होगा तो ये हो जाएगा आपका लॉग बी बाई लॉग ए हो जाएगा, ठीक है। और अगर कहीं पे आपको ऐसा दिख रहा है, सॉरी कहाँ गया, लॉग, अरे लॉग ए टू दी पावर बी है तो ये हो जाएगा आपका बी लॉग ए, ये बस इतना कॉन्सेप्ट को याद रखना है। और लॉग ए बी विल बी लॉग ए प्लस लॉग बी, और लॉग ए बाई बी विल बी लॉग ए माइनस लॉग बी, इतना याद रखना है। पैरामीट्रिक का क्या करना है ना, अगर एक्स और वाई के फॉर्मेट में दिया है, टी में दिया है, तो पहले डी एक्स बाई डी टी, फिर डी वाई बाई डी टी, फिर डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, मतलब इसको इसमें डिवाइड करना है ना कि इसमें इसको, तो वो उसको बाद में याद रखना। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो पहले एफ
एक्स ये होगा एफ डैश एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव, एफ डबल डैश एक्स सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सेकंड डेरिवेटिव में आपको उस टाइप का क्वेश्चन को डील करना है जहाँ पे कि प्रूविंग वाला क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दिया है उसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट, मतलब सिंपल तो नहीं है बट सिंपल हमने बना दिया था क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जितना पढ़ाया था आप लोग को, अगर उसके थ्रू में भी आप लोग जाओगे सारा का पीडीएफ और सारा का डिस्क्रिप्शन मैंने नीचे में दे दिया है, जिसको अगर पूरा एक्सप्लेनेशन पूरा अच्छे से देखना है, किसी को समझ में नहीं आया तो सारे कोई जाके प्लेलिस्ट में चेक करके उसका रेस्पेक्टिव वीडियो को देख सकते हो। मैक्सिमम नहीं है, जस्ट मैं इससे पहले वो नहीं दिया था वो भी दे दिया, उसको भी जाके देख लेना। इंक्रीजिंग फंक्शन जहाँ पे कि आपका अगर इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या है ना, एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो है तो वो इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स अगर लेस देन जीरो है तो डिक्रीजिंग, यही तो था कॉन्सेप्ट। अगर पॉइंट के थ्रू देखेंगे कि एफ ऑफ एक्स वन इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू और एक्स वन इज लेस देन एक्स टू है तो वो इंक्रीजिंग, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो नॉर्मल ये रहेगा, स्ट्रिक्टली नॉर्मल इंक्रीजिंग के लिए ये रहेगा। डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए सेम कॉन्सेप्ट विल बी देयर कि एफ डैश एक्स मस्ट बी ग्रेटर लेस देन इक्वल टू जीरो। अगर मैं थ्योरम वन के देखूँ, ये सारा कॉन्सेप्ट है, मैं और नहीं पढ़ा रहा इसको। एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एफ डैश इक्वल टू जीरो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एफ डैश इक्वल टू जीरो, देन वहाँ वो एक कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। इतना था इंक्रीजिंग डिवीजन का। वहाँ पे आपको दो टाइप का क्वेश्चन आता है, आइदर पूछेगा फाइंड द इंटरवल वाला पॉइंट या फिर फाइंड द पॉइंट वाला, तो उसमें थोड़ा सा डील करना, कैसे डील करना है आप लोगों को पता है। टेंजेंट नॉर्मल का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, आपको एम टी और एम एन से डील करना पड़ेगा। एम टी मीन स्लोप ऑफ टेंजेंट, एम एन मीन स्लोप ऑफ नॉर्मल। आपको बस याद रखना है ये कर्व है, ये टेंजेंट है, और टेंजेंट को जो ड्रॉ करता है परपेंडिकुलर वो होता है आपका नॉर्मल। तो नॉर्मली आप डी वाई बाई डी एक्स निकालते हो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए, और अगर मैं माइनस वन बाई डी वाई बाई डी एक्स कर दूँ ये आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल जाएगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना नहीं पड़ता, डी वाई बाई डी एक्स अगर आप एम टी निकाले हो तो माइनस वन बाई एम एन करने से आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल भी आसानी से मिल जाएगा। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम टी स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए इंटू एक्स माइनस एक्स वन निकालना पड़ता है, और उसके लिए स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम एन इंटू एक्स माइनस एक्स वन करना पड़ता है स्लोप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, सारा कुछ यहाँ पे लिखा गया है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए दिस वन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए दिस वन। डी वाई डी एक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस वन बाई डी वाई डी एक्स, वही सारा कॉन्सेप्ट था। बस उसी को यूज़ करके आपको वहीं पे भी फाइंड द पॉइंट्स दिया रहेगा, और एक में दिया रहेगा आपका फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो वो एनसीईआरटी के लेवल में जितना कॉन्सेप्ट मैंने करवाया था वीडियो में वो देखोगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। मैक्सिमम मैंने तो जस्ट अभी पढ़ाया है और ज़्यादा नहीं जा रहा, इसमें जाओगे तो कन्फ्यूज होगे, तो वो नोट्स अच्छे से देख लो जो मैंने अभी पढ़ाया था, उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट मतलब जहाँ पे एफ डैश एक्स जीरो और एफ डैश एक्स अनडिफाइंड होता है वहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जैसे कि आपको पता है इंटरवल में अगर सी वन यहाँ पे है, यहाँ पे सी टू है, और यहाँ पे प्लस माइनस प्लस है, प्लस से माइनस जाएंगे तो मैक्सिमम, माइनस से प्लस जाएगा तो मिनिमम। अगर एक में प्लस से प्लस या फिर माइनस से माइनस जा रहे हैं तो यहाँ पे नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, यहाँ पे भी नाइदर एक्सियम नॉर मिनिमम। तो बट ये पॉइंट सपोज सी वन में जा रहे हैं तो सी वन इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसको याद रखना है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में करना क्या है, पहले एफ ऑफ एक्स दिया रहेगा, पहले एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स को जीरो पकड़ लो, वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकल जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट को लेके एफ डैश सी में पुट कर दो। अगर वो लेस देन जीरो हुआ तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम मिलेगा, अगर एफ डबल डबल सी ग्रेटर देन जीरो हुआ वहाँ पे आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगा, मतलब लेस में मैक्सिमम ग्रेटर में मिनिमम। और एफ डबल डस एक्स सी अगर जीरो हो रहा है तो बैक टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, बस दैट्स ऑल फॉर योर कॉन्सेप्ट पार्ट। एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम में क्या होता है ना, आपका इतना भी मत नो, मैं जैसे बोला वो पढ़ना, ये इसमें जाना मत, मैं ये नोट्स के लिए प्रोवाइड कर दिया था जिसको नहीं पता, बट आप लोग एक्सप्लेनेशन के थ्रू जाओगे तो बहुत इजीली क्लियर होगा। एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम में आपको आइदर क्रिटिकल पॉइंट्स में निकलेगा या फिर एंड पॉइंट्स में आपका मैक्सिमम मिनिमम निकलेगा। तो एंड पॉइंट्स तो दिया जैसे कि 1,5 का क्लोज इंटरवल में बेसिकली इसको यूज़ करना पड़ता है। तो इंटरवल के केस में यहाँ पे 1,5 अगर आपका इंटरवल है तो 1 and 5 आर द एंड पॉइंट्स, एंड एफ डैश एक्स को जीरो लेने से वहाँ पे आपको क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा। जैसे कि सपोज 1 और 5 आपका एंड पॉइंट्स है, सपोज 2 इज द क्रिटिकल पॉइंट, तो ये तीनों पॉइंट में आपको डेरिवेटिव में चेक करना है, डेरिवेटिव नहीं फंक्शन में चेक करना है, एफ ऑफ एक्स में चेक करना है, जो आपका सबसे मैक्सिमम होगा दैट इज योर मैक्सिमम वैल्यू, जो सबसे मिनिमम होगा दैट इज योर मिनिमम वैल्यू। सो दैट्स ऑल फॉर योर एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम, एंड दैट्स ऑल फॉर योर चैप्टर नंबर 6 ऑल्सो। देन कमिंग बैक टू द एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, यहाँ पे वैसा कुछ है नहीं कॉन्सेप्ट, बस शॉर्ट क्वेश्चन लेवल में देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस को देखना है आपको। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड, मैक्सिमम जेड और मिनिमम जेड लिखा है, उसको आपको ऑप्टिमाइज करना रहता है। तो कहीं पे आपको ऑप्टिमाइज क्या करना रहता है तो पूछेगा तो वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहेगा। एक्स और वाई को हम वेरिएबल बोलते हैं, उसको डिसीजन वेरिएबल बोलते हैं, वहाँ से हम डिसाइड करते हैं सारा कुछ, और सारा कुछ यहाँ पे लीनियर फॉर्मेट में रहता है क्योंकि हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कर ले। तो मैक्सिमम जेड ऐसा अगर कुछ लिखा होगा, मैक्स जेड और मिन जेड,
यहाँ पे लिखा गया ऐसा मैक्स जेड इक्वल टू सपोज 3x+5y, इट इज़ योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू सम कांस्टेंट लिखा रहता है, उसको बोलते हैं लीनियर कांस्टेंट। यहाँ पे सब कुछ लिखा है, सम रिलेटेड टर्म्स टू एलपीपी, पहले आता है कांस्टेंट जो कि हमारा रहता है, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आर कॉल्ड नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम ये तो आपका नहीं है, इसको छोड़ो। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होता है जिसको आपको ऑप्टिमाइज करना रहता है, आइदर ऑप्टिमाइज का मतलब आइदर आपको मिनिमम वैल्यू उसका निकालना रहता है या फिर मैक्सिमम वैल्यू आपका निकालना रहता है। ऑप्टिमल वैल्यूज जो रहता है उसका आपका ऑप्टिमल वैल्यूज का मतलब ऑप्टिमम या फिर ऑप्टिमल वैल्यू का मतलब है जो मिनिमम वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन। फिजिबल एंड इनफिजिबल रीजन का मतलब कहते हैं फिजिबल सॉल्यूशंस, और फिजिबल रीजन जो आपका ग्राफ बनाने के बाद जो आपको सब कुछ सेटिस्फाई करता है, जो रीजन मिलता है दैट इज कॉल्ड फिजिबल रीजन। बट जो कॉर्नर पॉइंट्स आपको मिलता है, ये कॉर्नर पॉइंट्स आपको 4 मिला, उसको बोलते हैं फिजिबल सॉल्यूशंस, फिजिबल सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन का लेके मैक्सिमम जेड में पुट करने से सपोज आपका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकला, उसको बोलते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। ठीक है, सॉल्यूशंस मतलब वो पॉइंट्स जिसमें रहता है। बाउंडेड एंड अनबाउंडेड रीजन, आपका अनबाउंडेड रीजन नहीं है, बाउंडेड रीजन मतलब जो जिसमें वो बाउंड हो रहा है, मतलब जिसमें वो रेस्ट्रिक्ट करके रह रहा है, उसको हम बाउंडेड रीजन या अनबाउंडेड रीजन बोलते हैं। फिजिबल सॉल्यूशन, इनफिजिबल सॉल्यूशन, वही सेम कॉन्सेप्ट। फिजिबल सॉल्यूशन मतलब जो कॉर्नर पॉइंट्स, फिजिबल सॉल्यूशन जहाँ पे लिखा है पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करवाता है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन, जैसे मैंने बोला ऑप्टिमल सॉल्यूशन मतलब जो वैल्यू, सपोज 81 इज द मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज नहीं सॉरी 81 इज द ऑप्टिमल वैल्यू, बट ऑप्टिमल सोल्यूशन इज जो पॉइंट में सपोज 0 और 8 पॉइंट में आपका 81 निकला, तो 0.8 इज कॉल्ड योर ऑप्टिमल सोल्यूशन, मतलब फिजिबल सोल्यूशन पॉइंट होता है। तो वहाँ से जहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम होगा दैट इज योर ऑप्टिमल सोल्यूशन, बट जो वैल्यू निकलेगा दैट इज योर ऑप्टिमल वैल्यू। तो उसमें कंफ्यूज मत होना, कहीं पे ऑप्टिमल वैल्यू पूछा है या फिर ऑप्टिमल सोल्यूशन पूछा है, उसको देख के लिखना। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, जो प्रोसेस जिसको हम ऑब्टेन करके फाइंड करते हैं दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। इंपॉर्टेंट थ्योरम अगर देखेंगे, ये थ्योरम को छोड़ो, ग्राफिकल मेथड ऑफ एलपीपी आपको तो पता है। स्टेप 1 में आपको अगर इसको पहले बार में स्किप करना क्योंकि टाइम टेकिंग रहेगा, बट अगर स्टेप्स को ध्यान में रखना है तो स्टेप 1 में आपको जो भी इनइक्वेशन होगा उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। स्टेप 2 में आपको उसका टेबल बनाना है। स्टेप 3 में आपको वहाँ से टेबल से पॉइंट्स लेके उसको लोकेट करना है। स्टेप 4 में वहाँ से फिर आपका जो लीनियर कांस्टेंट दिया रहेगा वहाँ से आपको चेक करना है कि अगर ऐसा ग्राफ दिया है उसका रीजन कौन से वे में जा रहा है, तो 0 0 पुट करना है पहले। अगर वो ट्रू वैल्यू दे रहा है, मतलब ट्रू हो रहा है तो टुवर्ड्स द ओरिजिन, अगर फॉल्स दे रहा है तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन, और वहाँ से देख के फिजिबल रीजन ढूंढ के कॉर्नर पॉइंट निकाल के उसको पुट करना है। तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, तो पहले बार में अगर वैसा क्वेश्चन आ रहा है तो स्किप करना। बार में बाद में अगर और कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा उसी को ही करना है तो उसको टाइम देके करना है, क्यों, लेकिन इट विल टेक हार्डली 5 to 6 मिनट्स टू कंप्लीट ऑल दिस कॉन्सेप्ट। रफली करने से भी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उसको थोड़ा सा पहली बार के लिए स्किप करेंगे। और अगर कोई ग्राफ मतलब एलपीपी में वो ओरिजिन देके पास करा है तो 0 0 पुट करने से कुछ फायदा नहीं है, तो 0 से अलावा और कोई भी एक रैंडम पॉइंट पुट करना। अगर वहाँ पे ट्रू वैल्यू देगा तो टुवर्ड्स दैट पॉइंट, अगर वहाँ से फॉल्स देगा तो अवे फ्रॉम दैट पॉइंट फॉर जो लाइन आपका ओरिजिन देके पास करे। दैट्स ऑल फॉर एलपीपी पार्ट ऑल्सो। सो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड आवर 7th चैप्टर वेरी नाइसली। नाउ जो लास्ट में मुझे बताना था वो जो नंबर ऑफ रिलेशन वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थोड़ा सा हो जा रहा है, कहीं ना कहीं वो पूछ लेता है। तो ये बात याद रखना कि अगर एन ऑफ ए इक्वल टू पी, एन ऑफ बी इक्वल टू क्यू होगा, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होगा तो उसको बस मल्टीप्लाई करना है। ये तो 11th का कॉन्सेप्ट था। नंबर ऑफ रिलेशन अगर पूछेगा तो 2 to the power p क्यू होगा। नंबर ऑफ फंक्शंस अगर पूछेगा फ्रॉम ए टू बी तो क्यू टू द पावर पी, सेकंड टू देयर फर्स्ट। अगर बी से ई पूछा है तो पी टू देयर क्यू, दैट इज फर्स्ट टू द पावर सेकंड। 1 1 एंड ऑन टू मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन अगर पूछा तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम दैट ऑब्वियसली मीन दैट इट इज क्यू फैक्टोरियल, और अगर नंबर्स आर डिफरेंट मतलब एक में 3 है एक में 4 है तो ऑब्वियसली बाइजेक्टिव फंक्शन उसका 0 हो जाएगा। इसको याद रखना है। इनटू फंक्शंस का देखेंगे तो अगर वो ए से बी पूछा है तो सेकंड का एलिमेंट जितना होगा दैट इज क्यू। अगर बी से ए पूछा है तो यहाँ पे भी सेकंड एलिमेंट ए है तो उसका होगा पी। ऑन टू फंक्शन का देखेंगे तो नंबर ऑफ फंक्शंस माइनस नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, तो ए से बी में नंबर ऑफ फंक्शंस था क्यू टू देयर पी और इनटू फंक्शन था क्यू, तो क्यू टू देयर पी माइनस क्यू हो जाएगा। बी से ए में पी टू देयर क्यू माइनस पी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ऑन टू फंक्शन का। एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझेंगे तो अगर ए में आपका 1 से n तक का एलिमेंट है, बी में आपका 1 2 एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली एन ऑफ ए में आपका n एलिमेंट है, एन ऑफ बी में आपका 2 नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो अगर मैं वो सारा कुछ और एक बार डिफाइन करूँ तो एन ऑफ ए क्रॉस बी में आपका मल्टीप्लिकेशन होगा 2 इंटू एन। रिलेशन अगर पूछेगा तो 2 to the power 2n दैट इज 4 to the power n। फंक्शंस के बारे में पूछेगा तो सेकंड टू दियर फर्स्ट दैट इज 2 to the n, और बी से पूछेगा तो n to the power 2 दैट इज n स्क्वायर। बाइजेक्टिव फंक्शन पूछेंगे तो सिंस n इज नॉट इक्वल टू 2 देन ऑब्वियसली नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस विल बी 0। नंबर ऑफ इनटू फंक्शन पूछेगा तो ए से बी तो बी का सेकंड एलिमेंट 2 है, ए का मतलब बी से ए पूछेगा तो ए सेकंड है मतलब उसका होगा n। ऑन टू फंक्शन पूछेगा तो नंबर ऑफ फंक्शन इसमें होगा ए से बी में 2 to the n, इनटू होगा 2 तो 2 to the n माइनस 2। बी से ए अगर पूछेगा तो n स्क्वायर माइनस n। ये आपका ऑन टू फंक्शन हो गया।
लास्ट में नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस का भी पूछ लेता है, तो इसको याद रखना है, अगर n आपका b का एलिमेंट है, m आपका a का एलिमेंट है, तो दो कंडीशन हो सकता है। अगर b का एलिमेंट a का एलिमेंट से बड़ा या फिर इक्वल है तो उसका n pm हो जाएगा, n परम्यूटेशन m, दैट इज n फैक्टोरियल बाई n माइनस m का फैक्टोरियल। बट अगर n छोटा है, मतलब सेकंड का एलिमेंट पहला से छोटा है, तो डायरेक्टली वी कैन राइट जीरो। तो n ऑफ a इज m, यहाँ पे याद रखना कि m मैंने फर्स्ट का लिया है, n हमने सेकंड का लिया है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल किया है, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम a टू b पूछा है, और एन ऑफ ए पूछा है 4, एन ऑफ बी पूछा है 5। तो देखो यहाँ पे इसका लेस है, इसका ग्रेटर है, मतलब सेकंड का ग्रेटर होना चाहिए तभी जाकर पॉसिबल है। अगर सेकंड का लेस है तो वहाँ पे डायरेक्टली जीरो लिखना है। ऑप्शन आर 4, 5, 120 एंड 90। तो सिंस एम एन इज ग्रेटर देन m, so we can write npm, that is 5p4. So answer will be 5p4, and 5p4 is nothing but 5 factorial by 5 minus 4 factorial, that is 5 factorial by 1 factorial, that is 120। तो समझ में आ गया वन वन फंक्शन का। कभी कभी पूछ लेता है और दो ठो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव, और वो पूछेगा ए से ए तक का, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव जब पूछेगा तो वो हो जाएगा आपका 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n। इसको नोट डाउन करके रखना, कभी कभी पूछ लगता है। n ऑफ रिफ्लेक्सिव 2 टू द n स्क्वायर माइनस n। अगर वो n ऑफ सिमेट्रिक पूछेगा तो 2 टू द पावर n स्क्वायर प्लस n बाई 2। मैंने बाई 2 एक्चुअली छोड़ दिया था उस दिन, जो दिया था मैंने वहाँ पे बाई 2 नहीं लिखा था, बट बाई 2 इज द करेक्ट आंसर, n स्क्वायर प्लस n बाई 2। और अगर ऑन टू फंक्शन पूछा फ्रॉम ए टू ए, खुद से ए टू ए, ये वाला मैं आज देख रहा था एक क्वेश्चन में, तो यहाँ पे वहाँ पे आप हमारा ऑन टू का क्या था, नंबर ऑफ फंक्शंस बाय नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, बट यहाँ पे वो काम नहीं करेगा। यहाँ पे सीधा जितना एलिमेंट होगा उसका फैक्टोरियल लगा देना। मतलब सपोज 4 है तो 4 अगर पूछा जाएगा कि ए हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3 4 एंड हाउ मेनी ऑन टू फंक्शंस आर देयर फ्रॉम ए टू ए, सो डायरेक्टली राइट 4 फैक्टोरियल, दैट इज n फैक्टोरियल। सो दैट इज ऑल फॉर योर chapter wise part, and I hope all concepts are very much clear to everyone, and मैं ये पीडीएफ का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर किसी को चाहिए पीडीएफ का रिवीजन करने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। बस दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, एंड फाइनली वी हैव कंप्लीटेड द वन शॉट रिवीजन क्लास ऑफ क्लास 12 मैथमेटिक्स वेरी नाइसली। और लास्ट टाइम में ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आई होप। तो अगर टाइम है आपके पास 45 मिनट्स टू 1 आवर, तो आप लोग लास्ट टाइम के लिए इसको रिवाइज करके बहुत सारा कॉन्सेप्ट गेन कर सकते हो। और बस 12 का जितने भी बच्चे हैं, अगर आपके कोई दोस्त है उनको भी शेयर कर दीजिए, ताकि लास्ट टाइम में कुछ अगर उनको भी हेल्प मिल जाएगा तो बेहतर रहेगा सबके लिए। बस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोस एग्जाम। बहुत एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा आई होप, एंड आपका प्रिपरेशन अच्छे से करना, अपना बेस्ट दे के आना। लास्ट में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि हमने ये नहीं किया वो नहीं किया, ठीक है। बस ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, बस रिवीजन करके जाओ। ऑल फार्मूलाज को रिवाइज करना, डेरिवेटिव का फार्मूलाज देखना, सारा प्रॉपर्टीज़ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स का देख के जाना। बस अच्छे से जाना, अपना बेस्ट दे के आना। एनसीईआरटी को अच्छे से कवर कर लेना रात को। एनसीईआरटी का जितना समरी पार्ट है, एनसीईआरटी का जितना फार्मूला पार्ट है, मैंने जो जो बोला उसको, जो जो अगर किए हो अच्छी बात, जो जो स्किप किए थे उसको और एक बार बस ओवरव्यू कर लेना। और नंबर ऑफ रिलेशन वाला जो लास्ट वाला पीडीएफ था उसको थोड़ा सा अच्छे से कर लेना। पीडीएफ का लिंक मैं दे दूंगा, और चैप्टर वाइज वीडियोज़ का एक्सप्लेनेशन वीडियो का लिंक भी मैं दे दूंगा। अगर किसी को कोई चैप्टर में भी प्रॉब्लम है, मतलब लास्ट टाइम में समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग जाके वहाँ से भी चेक कर सकते हो उसका सॉल्यूशंस को। और मैक्सिमिनिया का जस्ट अभी 7:30 बजे मैंने अपलोड किया था मैक्सिमिनिया का। अगर किसी को मैक्सिमिनिया में प्रॉब्लम है, कोई भी मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में, आप लोग जाके वहाँ से भी उसको देख के उसको थोड़ा सा नॉलेज गेन कर सकते हो। बस दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। अच्छे से कल एग्ज़ाम दो। एग्ज़ाम के आने से बाद हम 12 क्लास का जो भी क्वेश्चन रहेगा उसका पेपर का डिस्कशन कर लेंगे, क्या क्या आंसर होना चाहिए, ताकि आप लोग को पता चले जाएगा आप लोग का रेस्पेक्टिव स्कोर। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे एट योर होम। जय जगन्नाथ।